ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटी, ये तीसरा चैप्टर है आपका 9th में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे जो इंपॉर्टेंट है बता ही रहा हूँ, न्यूटन्स वाला भी इंपॉर्टेंट ही था, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल है, ग्रेविटेशन में बताऊंगा नहीं क्या होता, सबको पता गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ना। गुरुत्वाकर्षण मतलब ठीक है, मेरे और इनके बीच में कोई ग्रेविटेशन है? ये दीपक बैठे हैं और मेरे, इन दोनों, हमारे दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रही है? हाँ, क्यों? बॉडी कोई भी हो सकती है। दो बॉडी है, देखो इनके, मेरे और इनके बीच में भी एक फोर्स लग रही है, बट वो नेग्लिजिबल है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे मेरे और इस कैमरे के बीच में भी एक ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन वो भी क्या है, नेग्लिजिबल है। क्योंकि जो फोर्स होती है, फार्मूला दे रखा है ग्रेविटेशन फोर्स का, F=G(m1m2)/r²। ये फार्मूला, ये याद रखना, ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं कई बार, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, यही पूछ लेते हैं। जी की वैल्यू है 6.-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी जी की वैल्यू ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये चीज़ भी दी थी किसने, न्यूटन ने दिया था ये फार्मूला। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फार्मूला दिया था, किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने वो बताया था कि जो सेब है नीचे की तरफ गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं आ रही है ना। देते हैं ना, किताब में ऐसा लिखा रहता है कि न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, उसने देखा पेड़ से जो एप्पल है मेरे ऊपर गिर रही है। फिर साइंटिस्ट आदमी था तो बोला ये ऊपर क्यों गिर रही है मेरे, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही? तो उसने कहा ये तो सारी चीज़ें नीचे गिर रही हैं। तो उसने फिर एक लॉ दे दिया, यूनिवर्सल लॉ, मतलब पूरी धरती पे सारी जगह अप्लीकेबल होगा, है ना। यूनिवर्सल का मतलब पूरे ब्रह्मांड का लॉ है ये, है ना। यूनिवर्सल उसी को कहेंगे ना भाई, पूरे ब्रह्मांड में अप्लीकेबल है ये, पूरे ब्रह्मांड में अप्लीकेबल है, मतलब यहाँ भी अप्लीकेबल है ना, यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। इसका मतलब मेरे और इनके बीच में भी ये फोर्स लग रही है, मेरे इस कुर्सी के बीच में ये फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? F=G(m1m2)/r²। m क्या है? मास, पहली बॉडी का मास, मेरा मास, m2 मतलब इनकी बॉडी का मास, दोनों का मास, और r क्या, हम दोनों के बीच की दूरी। पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, और दोनों बॉडी के बीच की दूरी। तो हमारे दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? एक तो मास कम है, और यहाँ पे आप देखोगे ना g की वैल्यू, g की वैल्यू में 10⁻⁻11 है, दिख रहा है ये? तो 10⁻, बेशक हमारा मास 100 किलो गए हम, 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ ही होगी। लेकिन g में क्या है? 10⁻⁻11 है। तो जो फोर्स जो भी निकलेगी उसमें क्या होगा? 10⁻⁷ होगा। तो वो फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, न्यूटन्स का बहुत ही इतना हिस्सा होगा। तो क्या होगी? बहुत कम होगी, हो गया नहीं होगी? तो उस फोर्स की नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स हर दो बॉडी के बीच में, हर किसी बॉडी के बीच में लग रही है। मेरे साथ सारी बॉडी ग्रेविटेशन फोर्स बना रही है, बट उनकी वैल्यू है नेग्लिजिबल, है या नहीं है? तो ये पता लग गया आपको, फार्मूला पता लग गया। उसके बाद है ये जस्ट एग्जांपल दे रखा, सोलर सिस्टम होल्ड्स टुगेदर बाय ग्रेविटेशन। ये पता है सबको, जो पूरा का पूरा हमारा सौरमंडल है, सोलर सिस्टम, वो किस पे टिका हुआ है? ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी फोर्स है जो पूरे सौरमंडल को बांध के रख रही है? तो उसको बांध कर रखने वाली फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रहेगा, सिंपल है, सबको पता है वैसे भी, है ना। कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है सूर्य के? कौन सा है? और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है घूमने की? स्पीड किसकी ज़्यादा होगी भाई? फोर्स किस पे ज़्यादा लगेगी? फोर्स किस पे ज़्यादा लगेगी? जिसकी दूरी कम होगी फोर्स ज़्यादा होगी, इन्वर्सली है। जिसकी दूरी
कम होगी, फोर्स ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब जो प्लैनेट सबसे नज़दीक होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगने वाली है। ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है किसी चीज़ को घुमाना करना, तो सेंट्रीपिटल उसको घुमाएगी, ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा स्पीड से कम घुमाएगी, कम लगेगी तो कम स्पीड से घुमाएगी। नेपच्यून जो होगा बहुत कम स्पीड से घूमेगा क्योंकि बहुत दूरी पे है, इसलिए उसको 243 साल लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में, जबकि जो पहले वाला ग्रह है उसको केवल 88 दिन में चक्कर काट लेता है, जबकि लास्ट वाले को इतना टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दूरी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा तो ग्रेविटेशन फोर्स कम है, ग्रेविटेशन फोर्स कम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कम है तो उसकी स्पीड कम है, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लेगी। सिंपल है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको पता है। दूसरा इसका एग्जांपल आता है ग्रेविटेशन फोर्स का टाइड्स में। जो ज्वार भाटा आते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल किसका होता है? मून का या सन का? क्यों? फिर से वही कंसेप्ट आया, पास है। पास है मतलब जो आर है वो कम है, आर कम है तो फोर्स क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जो धरती और चांद बिल्कुल नज़दीक है तो ज़्यादा ताकत कौन लगाएगा? चांद। सूरज कितने दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास, जबकि चांद कितनी दूर है? 3,84,000 3,84,000 किलोमीटर की दूरी, और दूसरी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। कौन सा दूर है? सूर्य ज़्यादा दूर है तो वो कम फोर्स लगाएगा, है ना। तो जो ज्वार भाटा आते हैं या टाइड्स आते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और सन। ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? मून। हो जाएगा। उसके बाद है केपलर्स लॉ। केपलर का नाम सुना है भाई? केपलर का वैसे बहुत बड़ा नाम है। केपलर से पहले वैसे कोपरनिकस का नाम सुना है? कोपरनिकस ने क्या बताया था? कोपरनिकस के बताने से पहले ये माना जाता था कि धरती सेंटर है और सूर्य वूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, है ना। मतलब लगभग 1500 सेंचुरी तक, 1500 ईस्वी तक ये माना जाता है कि जो धरती है, अर्थ है, वो क्या है? सेंटर है, और जो सूर्य है और जो दूसरे ग्रह हैं इसका चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बार कोपरनिकस ने क्या कहा था? ऐसा नहीं है, सन क्या है? सेंटर है, और ये सारी चीज़ें इसका चक्कर लगा रहे हैं। किसने बताया? कोपरनिकस ने। ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे। लेकिन उसके बाद केपलर ने 3 लॉ दिए। उस टाइम पे ना कोई टेलीस्कोप था, ना कोई सैटेलाइट था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। इसने क्या करा? केवल धरती पर बैठ के पूरा दिन रात आसमान की तरफ देखता रहता था। उस पर देख देख के अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे, सालों साल की ऑब्जर्वेशन के बेस पे 3 लॉ बनाए। 3 लॉ क्या क्या बनाए केपलर ने? कहाँ गया केपलर? अच्छा यही है अभी हम। अच्छा, केपलर ने 3 लॉ दिए। केपलर का एक फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई? हाँ, जो ऑर्बिट होगी ना, जैसे जो ऑर्बिट, मान लीजिए सन है और इसके चारों तरफ जो प्लेनेट घूम रहे हैं वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो कैसी है? इलिप्टिकल है ना, एक्लिप्स की फॉर्म में है। मतलब अंडाकार है, जो ऐसे अंडा होता है ना, दीर्घवृत्ताकार हिंदी में ना, दीर्घवृत्ताकार। मतलब जैसे अंडे की शेप होती है वो इस तरह की शेप में घूम रहे हैं, गोल नहीं है। ये बताया केपलर के फर्स्ट लॉ में। केपलर ने कहा कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं वो दीर्घवृत्ताकार शेप में चक्कर लगाते हैं। जो इनका कक्ष है, जो इन कक्षा कहेंगे ना, कक्षा ना, जो ऑर्बिट होती है वो कैसी होगी? दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल होगी। हो जाएगा ये। दूसरा, इसी के अंदर उसने ये बताया जो ये सन होगा वो कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। कहाँ पे होगा? फोकस पे। जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना, सर्कल का एक सेंटर होता है ना भाई, ऐसे ही जो दीर्घवृत्ताकार एक्लिप्स होते हैं, एक्लिप्स होता है, क्या होता है, उसके 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं, जिनको कहते हैं आइदर F1 और F2। तो उसने ये कहा था पहले लॉ में, ठीक है, प्लैनेट क्या करेंगे? ये तो कोपरनिकस ने बताया था, जो प्लैनेट्स हैं वो किसका चक्कर काट रहे हैं? सूर्य का। लेकिन सूर्य का चक्कर किस शेप में काट रहे हैं वो किसने बताया? केपलर ने। कैसी शेप होगी? दीर्घवृत्ताकार। और फिर इसने बताया जो सूरज होगा उसकी पोजीशन क्या होगी? तो उसने बताया जो सूरज की पोजीशन होगी वो होगा उसके फोकस पे।
और कितने फोकस होते हैं दीर्घवृत्ताकार के? 2। या तो F1 पे होगा या F2 पे होगा। हो जाएगा। ये था केपलर का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है इसका स्वीप एरिया का। स्वीप एरिया क्या होता है? दूसरा था, जैसे मान लिया ये वाली शेप है ना, ये शेप का तो उसने बता दिया कि क्या होगा, सर्कुलर नहीं होगा, कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लिया सन किस पे है भाई, यहाँ पे एक फोकस पे है या नहीं है? ये फोकस पे या तो इधर हो सकता है, या सन कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है दूसरे फोकस पे। 2 फोकस होते हैं किसमें? जब इलिप्टिकल होगा। दूसरा केपलर का नियम क्या कहता है, ये ध्यान से सुनना है ना। दूसरा नियम ये कहता है जो स्वीप एरिया होगा, एक टर्म यूज कर रहा हूँ, स्वीप एरिया बताऊंगा क्या होता है। स्वीप एरिया इक्वल होगा इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर स्वीप एरिया हमेशा क्या होगा? सेम होगा। स्वीप एरिया मतलब झाड़ू लगाना। स्वीप क्या होता है? झाड़ू। अब यहाँ पे मान लिया मैं ये जो एक टाइम ले रहा हूँ, यहाँ से A से B में चला गया 1 सेकेंड के अंदर। मान लो मैं यहाँ से A से B चला गया 1 सेकेंड, यहाँ से B से P चला गया, ये भी कितनी देर में चला गया? 1 सेकेंड। तो ये वाला जो एरिया ये है स्वीप एरिया। 1 सेकेंड में इतना एरिया इसने स्वीप कर दिया, इतना एरिया इसने 1 सेकेंड में कवर कर दिया। समझ में आया? ये 1 सेकेंड के अंदर, पहले यहाँ था, 1 सेकेंड में यहाँ चला गया, तो एरिया कितना कवर कर दिया इसने? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया कवर कर दिया, इस ट्राइंगल वाला। ये क्या कहलाएगा? इसका स्वीप एरिया। समझ में आया? ये हो गया। दूसरा अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या होगा? मान लीजिए P पॉइंट है, P से B पे आ गया, ये क्या होगा? 1 सेकेंड के अंदर ये भी स्वीप एरिया है या नहीं है भाई? तो ये कह रहा है दूसरे नियम में जो स्वीप एरिया होगा ये सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों में कितना है? 1 सेकेंड। टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में स्वीप एरिया सेम होगा। इस चीज से क्या चीज निकल के आती है? इस पॉइंट से क्या चीज निकल के आई? टोटल एरिया सेम रहेगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आई, जब प्लैनेट सूर्य के नजदीक होगा, जब प्लैनेट सूर्य के नजदीक होगा, जैसे धरती, मार्स, जुपिटर, कोई भी जब सूरज के नजदीक होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और सबसे नजदीक कब होता है? कौन सी डेट है वो? 3 जनवरी को जो अर्थ होती है, सूरज और दोनों के बीच में दूरी सबसे कम होती है, और 4 जुलाई को दूरी सबसे दूर होती है। इसका मतलब 4 जुलाई के टाइम पे जो अर्थ की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? सबसे कम होगी। और 3 जनवरी को अर्थ की स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो बहुत नज़दीक होता है। अब ध्यान देने वाले उसी से कोरिलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगी? ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगी? ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे ज़्यादा लग रही है? किस पोजीशन पे? मास अर्थ का अब भी इतना है, मास जो धरती है अब भी उतनी ही आ रही है ना? ये चीज़ थोड़ी चेंज हो रही है, दोनों का मास चेंज हो रहा है, धरती का और सूरज का। मान ले धरती का है, धरती इतना ही मास है, सूरज का भी इतना ही है। चेंज क्या हो रही है? केवल रेडियस चेंज हो रहा है। यहाँ पे रेडियस क्या था? दूर है, यहाँ पे रेडियस कम होगा। रेडियस कम होगा तो क्या बढ़ेगी? रेडियस कम होगा तो क्या बढ़ेगी? फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी तो कौन सी फोर्स बढ़ेगी? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल बढ़ी तो क्या बढ़ेगी? स्पीड। सेंट्रीपिटल बढ़ी तो क्या बढ़ेगी? स्पीड। तो यहाँ पे देखोगे इसने ज़्यादा दूरी तय कर लिया ना। लेकिन एरिया दिख रहा है, स्वीप एरिया, ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर ही होगा। ये दिया था केपलर के दूसरे नियम में। हो जाएगा? ये था केपलर का दूसरा नियम कि स्वीप एरिया सेम टाइम, ये ध्यान रखना, सेम टाइम इंटरवल में। ये नहीं समझ में आता? बताओ भाई। ये था केपलर का दूसरा नियम। और केपलर का तीसरा नियम क्या कहता है?
ठीक है, कुछ आ जाए इस पे इम्पोर्टेंट तो ध्यान रखना। ये 3 नियम थे। पहले वाला इलिप्टिकल शेप का सन कहाँ पे होगा, फोकस पे। दूसरे में का स्वीप एरिया सेम होगा, सेम टाइम इंटरवल में। इससे हमारा निकल के आता है जो स्पीड होगी प्लेनेट की, जब नज़दीक होगा तो ज़्यादा होगी, दूर होगा तो कम होगी। तीसरा नियम ये कहता है तीसरा नियम ये कहता है, मान लिया ये हमारा सन है ना, ये है सन, और इसके चारों तरफ ये क्या घूम रहा है भाई, प्लैनेट्स। जब प्लैनेट्स घूम रहे हैं, घूम गए हैं घूम गए भाई, बंद करें। हाँ ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है। या ये टॉपिक कर दें, ये वाला, ये कर दें ना। ये सुन लो, थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ ये कह रहा है, सबसे पहले, उससे पहले ये समझना पड़ेगा, एक होता है ऑर्बिट टाइम। धरती का ऑर्बिट टाइम कितना है, धरती का अगर मैं कह रहा हूँ पूरा ऑर्बिट करने का कितना टाइम है। धरती की एक ऑर्बिट है, कक्ष है, पूरा कक्ष का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, कितने दिनों में, 365 दिन, लगभग 6 घंटे या 5 घंटे 48 मिनट। ये है धरती का ऑर्बिट टाइम। इसका मतलब ये क्या है, धरती पूरे उसका सन का पूरा एक राउंड जो लगाती है इतने दिनों में लगाती है। और पहले वाला कितने दिनों में लगा रहा था, कौन सा, बुध है पहला, बुध कितने दिनों में, 88 दिन में। तो ये क्या है, इसका टाइम पीरियड है, इसको बोलेंगे इसका टाइम पीरियड। एक साइकिल लगाने का, एक राउंड लगाने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, या ऑर्बिट का कितना टाइम, इसको क्या बोलेंगे, टी। याद रहेगा, ये क्या है, टी। टी इज द टाइम पीरियड। ये इसका रिवॉल्यूशन टाइम, एक होता है रोटेशन टाइम, एक होता है रिवॉल्यूशन। दोनों में फर्क है, क्या है रोटेशन तो होगा, ये चीज़ रोटेट कर रही है ना। ये कितने देर में हो जाती है, धरती कितने देर में, रोटेशन टाइम धरती का कितना है, 24 घंटे, लगभग 23 घंटे 56 मिनट वो वाला। और ये वाला क्या है, ये है रिवॉल्यूशन। ये क्या है, ऐसे वाला है ना, ये कितना है, 365। ये वाले की बात कर रहे हैं हम, है ना, रिवॉल्यूशन वाले की। तो टी हो गया। एक होता है आर। आर जो हम यहाँ पे लेते हैं वो होता है इन दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितनी है, धरती के बीच में और सूर्य के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितनी है, वो क्या होगी, एवरेज डिस्टेंस या दूरी कितनी है। जो यहाँ पे एक टर्म यूज कर रखी है एवरेज डिस्टेंस, यही है। तो एवरेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो इसने फार्मूला दिया तीसरे में कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ये इसने एक फार्मूला दिया था। केपलर्स थर्ड लॉ में दिया था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। समझ में आ गया ये। इसका मतलब ये है जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा क्या टी बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे सूरज से दूरी बढ़ती जाएगी क्या टी बढ़ेगा, है ना। इसलिए जो पहले वाले का टी 88 दिन है तो रेडियस भी कम है। इसका मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी, तो ऑब्वियस है टाइम भी बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये किस में है, केपलर के, केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, फोर्थ लॉ है 5 मिनट का ब्रेक कर लो अब। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू तो कर लें या ख़त्म करना है, कंटिन्यू कर दें। 9th वाला तीसरा है, 4था हो रहा है बस इसके बाद, है ना। कर आगे दूर करो, है ना। फिर पता लगे 1 हफ्ते बाद क्लास हो रही है, तब तक भूल जाओगे। ऐसे ही हो रहा है, साइंस का नंबर ही नहीं आता है। अब उठ तो लो भाई, ब्रेक का मतलब घुमाओ भाई थोड़ा, उठ लो अपनी सीट से। करें स्टार्ट, करें भाई। क्या खा रहे हो, खाना? अच्छा ठीक है।
ठीक है, केपलर लॉ तक देखिए डायग्राम जो जो लगा रखे वो दिखा रहा हूँ जस्ट। ये क्या दिखा रखा है वैसे, है ना, न्यूटन बना रखे हैं। न्यूटन भाई साहब हैं, एप्पल गिर गई है, गिर तो नहीं रही, वैसे कर क्या रहा है ये अच्छा ये गिरेगी है ना, ये गिर गई है ये, हाँ ठीक है। ये यहाँ पे आपकी बुक में दे रखे हैं, यहाँ पे दिखा रखा जो बारिश होती है नीचे की तरफ क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है ना, ऐसा क्यों है? जो बारिश हो नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही? ये भी क्या है ना, ये भी ग्रेविटेशन है। बताओ क्यों जाती है, इवेपोरेशन क्यों जाती है? हाँ, जो नॉर्मल एयर है, एयर से लाइट होगी, ऑब्वियस है, तभी ऊपर जाएगी। डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा, जो लो डेंसिटी होगी ऊपर जाएगी। पानी में भी कोई चीज़ क्यों तैरती है ना, जो कम जिसकी डेंसिटी होगी ऊपर रहेगी, जिसकी हाई डेंसिटी होगी नीचे दब जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे नदियाँ दिखा रखी हैं, जैसे पहाड़ों से जो नदी आती हैं वो भी क्या आती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। उनको भी कौन सी चीज़ लेके आती है? ग्रेविटी। वैसे भी जो डैम बनते हैं ना, उनको ग्रेविटी डैम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे भाखड़ा नंगल डैम है या भागीरथी पे डैम है, ये सारे के सारे जो डैम उनको बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम का मतलब क्या है? हाँ नहीं, अपोजिट करके क्या फ़ायदा है? अपोजिट करेगी तो और ताकत लगानी पड़ेगी अपोजिट। ग्रेविटी का मतलब पानी ऊपर से गिर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो है उसमें जो ऊपर है एक हाइट पे है, एक हाइट पे पानी खड़ा है और नीचे क्या लगा दी है? टरबाइन। ऊपर से जो पानी गिर रहा है ड्यू टू किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना। पानी ऊपर तो नहीं जाएगा, पानी कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। और नीचे किस पे गिरेगा? टरबाइन पे। और टरबाइन का फिर वो पंखे घुमाएगा, पंखे घूम के क्या होगा? लाइट बनेगी। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी डैम बोलते हैं। ठीक है, ये फ़ोटो दिखा रखा है, और क्या है इसमें? कुछ है, ये फार्मूला है ना, ये वही वाला Gm1m2, Gm1m2 बटे में r²। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रखी है, ये समझ में आ रहा है क्या है? F1 भी दिखा रखा है, F2 भी दिखा रखा है। क्या दोनों इक्वल हैं या कोई सी ज़्यादा है? सन वाली ज़्यादा है या अर्थ वाली ज़्यादा है, या दोनों इक्वल हैं या क्या है? हाँ, कितने ऐसे कह रहे हैं सन ज़्यादा है ना? इक्वल ही है। देखिए यहाँ भी लिख रखा है, वैसे तो इक्वल ही लिख रखा है। यहाँ भी मतलब चीटिंग भी हो सकती है वैसे, लेकिन यहाँ पे इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि फार्मूला इक्वल कह रहा है। फार्मूला क्या है? जी है, ये कांस्टेंट है, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 × 10 इतनी है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। एम क्या है? एक बॉडी का मास। दूसरा एम क्या है? दूसरी बॉडी का मास। आर क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो इसका मतलब जब इस पे फोर्स निकालेंगे, F1 निकाल लो, F2 निकाल लो, कोई चीज़ चेंज हो रही है, फार्मूला सेम ही तो है, कोई सा निकाल लो। इसका मतलब जितनी फोर्स से सूर्य धरती को खींच रहा है, उतनी फोर्स से धरती सूर्य को अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा ही है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों सेम फोर्स है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऊपर आसमान से जो पत्थर गिर रहा होता है, तो क्या पत्थर जो गिर रहा होता है वो भी धरती को अपनी तरफ खींच रहा होता है ना? तो इसका मतलब पत्थर भी उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा होता है जितनी फोर्स से धरती खींच रही होती है। ठीक है भाई, फिर धरती ऊपर क्यों नहीं जाती? हाँ क्या, कैसे गिर रहा है बताओ? फोर्स तो देखो इक्वली लग रही है, सीधा सीधा है यही है कि जो फोर्स है वो इक्वली लग रही है। जैसे मान लो कोई पत्थर ही गिर रहा है, छोटा पत्थर है और धरती पूरी बड़ी है, उसके तो बना भी नहीं सकता है ना। तो जितनी फोर्स, इस पर एक फोर्स लगी, मान लिया F1 है, और यहाँ भी कितनी है?
F2 है। मान ली इस पर लग गई 50 न्यूटन फोर्स लग गई, है ना, और 50 न्यूटन ही ये लगाएगा। क्या धरती का कुछ 50 न्यूटन से कुछ बिगड़ेगा? क्या 50 न्यूटन से धरती हिल जाएगी? क्या ये दीवार में 50 न्यूटन लगाऊंगा हिला दूंगा? हिला सकता हूँ। लेकिन 50 न्यूटन में इस पे लगाऊंगा तो हिला सकता हूँ? हिल जाएगी। यही कंसेप्ट है। फोर्स बराबर है, लेकिन ये वाली जो फोर्स है ये इसको हिलाने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये वाली जो फोर्स है इसको हिलाने के लिए काफ़ी नहीं है ना। फोर्स दोनों एक दूसरे को लगा रहे हैं। कोई डाउट है इसमें? है ना, सिंपल है। इसमें फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं, बट डिपेंड करता है बॉडी कितनी बड़ी है। छोटी बॉडी आराम से हिल जाएगी, बड़ी बॉडी हिलेगी नहीं। ये टाइड्स का एग्जांपल दिखा रखा है। ये टाइड्स हैं, यहाँ पे टाइड्स गया हुआ है, यहाँ पे टाइड्स आया हुआ है। ये भी किसका एग्जांपल है? ग्रेविटेशन का है। ये सोलर सिस्टम वाला भी किसका एग्जांपल है? ग्रेविटेशन का। ये क्या है? ये छोटे छोटे क्या हैं? क्षुद्र ग्रह है ना, ऐसे ही क्षुद्र ग्रह है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, है ना। ये क्षुद्र ग्रह या एक्स्ट्रॉइड ये भी आ जाता है किसके बीच में? कौन कौन से ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? कौन से? मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये चारों के चारे कौन से हैं? लैंड वाले हैं। और ये चारों गैस वाले हैं। क्या यहाँ पे लैंड कर सकते हैं? इन पे जुपिटर पे लैंड कर सकते हो भैया? यहाँ स्पेसशिप लेके चले जाओ, है ना, वो सारा गैसियस है, वहाँ धरती नहीं मिलेगी, लैंड करने के लिए कुछ है ही नहीं। सारा का सारा क्या है? यहाँ पे गैस है। लेकिन लैंड वाले पहले चारों क्या हैं? लैंड वाले हैं। हाँ, गैस सन पे कैसे रुक रही है? सर पे भी गैस ही हैं। हाँ, ग्रेविटी है, बस आपस में जकड़े हुए हैं सारे के सारे। वहाँ भी ग्रेविटी काम कर रही है, कहीं ना कहीं सारी जो गैसें हैं वो जकड़ी हुई हैं, सारी इकट्ठी है, उन्होंने पूरा गोला बना रखा है, उस गोले में बंधी हुई हैं, है ना। इतना ही है। बाकी रिसर्च कर लेना, अब जाना कहीं नासा इसरो में जाओ, पता करो कैसे है भाई, वहाँ पे जाना कल्पना चावला बन गए लेकिन वापस आ जाना ठीक है। तो ये है हम एस्ट्रॉयड्स, ये भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। फिर केपलर के हमने पढ़ लिए, केपलर के तीनों ये नियम पढ़े हैं। इसके बाद जो टॉपिक है आपका है फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिससे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। हाँ, तो ये है फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब इस चीज़ को छोड़ दिया तो इसको क्या कहेंगे? मान लीजिए ये है, ये मैंने इसको छोड़ दिया, ये क्या है? ये है फ्री फॉल। तो दूसरा फॉल क्या होगा? एक तो फ्री फॉल हो गया, एक ये हो गया, है ना। फ्री फॉल का मतलब है स्वतंत्र रूप से, एक होता है मैंने ताकत के साथ। फ्री फॉल मतलब ऐसे छोड़ दिए है फ्री फॉल, लेकिन इसमें जोर लगा रहा हूँ तो फ्री फॉल होगा, हो गया नहीं होगा भाई, वो फ्री फॉल नहीं है। तो फ्री फॉल से मतलब सीधा सीधा कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है तो वो क्या होगा? फ्री फॉल होगा। और फ्री फॉल के केस में जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका फार्मूला था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका फार्मूला था? एक्सेलरेशन का था, जो हमने पढ़ा था A = v - u/t। यही तो फार्मूला था एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है? एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है? स्पीड बढ़ रही होगी। एक्सेलरेशन जब हम बात करते हैं, एक्सेलरेट हो रही है कोई चीज़, एक्सेलरेट हो रही है, क्या स्पीड बढ़ रही होगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी, तभी एक्सेलरेशन होगा। अगर स्पीड सेम है तो एक्सेलरेशन, अगर स्पीड सेम है तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो किस किस सिचुएशन में हो सकता है? एक्सेलरेशन जीरो तब हो सकता है या तो बॉडी आराम से बैठी हो, ये चीज़ यहाँ पे रखी है तो इसका एक्सेलरेशन है नहीं है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। या दूसरा केस क्या होगा? सेम स्पीड हो, स्पीड सेम मेंटेन कर रखी हो तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ये कुछ कंसेप्ट वैसे बता रहा हूँ जो आपको कंसेप्ट बताएगा, समझने में आएंगे काम। कहीं क्वेश्चन ऐसा फंस गया तो कंसेप्ट बेस्ड।
तो एक्सेलरेशन दो केस में जीरो हो सकता है, सेम स्पीड में और बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो। तो इसका क्या मतलब है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा अगर मान लो इसको मैं 10 ले लेता हूँ, जी की वैल्यू क्या ले लूँ, 10 ले ली, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा जो फ्री फॉल करेगी ये बॉडी, ये फ्री फॉल कर रही है, तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। यही तो है इसका मतलब, क्योंकि इसका फार्मूले में यही रखा है। अगर ये देखोगे सीधा सीधा 10 मीटर पर सेकंड, यही तो है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ेगी हर एक सेकंड में। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यही मतलब है ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड बन रही है हर एक सेकंड में, यही तो है, क्योंकि फार्मूला हमारा यही तो है। v माइनस यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, और ये कितनी सेकंड के अंदर होगा, 1 सेकंड के अंदर होगा। तो इसका मतलब दूसरी सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी, यही होगा। अगली सेकंड में 10 मीटर और बढ़ जाएगी स्पीड, उससे अगली में कितनी हो जाएगी, 30, उससे अगली में 50। इसका मतलब चीज जितनी ऊपर से गिरेगी, है ना, जितनी ज़्यादा ऊपर से गिरेगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड भी ज़्यादा लगेगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, वो मोमेंटम एकदम फिर क्या होने वाला है, जीरो। जब धरती से टकराएगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फोर्स क्या लगेगी, जो फोर्स होगी वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही था ना। अगर ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा एकदम जीरो हो जाएगा तो चोट क्या लगेगी, ज़्यादा। इसलिए जब सुसाइड करे जाते हैं तो कहाँ से करे जाते हैं, छत से तो करते हैं, यहाँ से कूद के हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर से, है ना। अगर सुसाइड करना है तो ऐसे होता है 10वीं मंजिल से कूद गया, 9वीं मंजिल से, 7वीं से, ऐसे ही तो होता है भाई। अगर सुसाइड करने का किसी का मन है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे, तो वहाँ से जब गिरेंगे तो उनके बचने के चांसेस कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स लगने वाले, जब वो गिरेंगे धरती पे बहुत ज़्यादा लगेगी, यही होगा। तो ये तो वैसे का कंसेप्ट था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जी के ऊपर। जी की वैल्यू पूछते हैं मैक्सिमम कहाँ पे है, धरती के ऊपर जी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है पोल्स के ऊपर। जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है। दूसरा आ जाएगा फिर मैक्सिमम है तो मिनिमम भी होगी। जी मिनिमम कहाँ पे होगी भाई, इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। याद रहेगा, पेन नहीं चल रहे हैं वैसे किसी के। मैं हमेशा ही कहता हूँ चाहे रफ लिखते रहो, कीड़े मकोड़े बनाते रहो, कुछ भी करते रहो, अब थोड़ी देर में नींद आएगी रचना, देख लेना आएगी। चलो आप भी यही हो, मत लिखो फिर बताऊंगा मैं, ठीक है भाई। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी पोल्स के ऊपर, मिनिमम होगी इक्वेटर पर। सारे ही खराब हैं। इसके अलावा जी के फिर जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं धरती के सेंटर पर लेके चली जाए। मान लिया कोई चीज़ है धरती के सेंटर पर लेके चली जाए तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू हो जाएगी 0। ये भी ध्यान रखना, धरती के सेंटर पर जी की वैल्यू हो जाती है एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हिंदी में क्या कहेंगे भाई टिंकू, गुरुत्व त्वरण, पता नहीं क्या कहेंगे, हाँ त्वरण तो कहेंगे, लेकिन गुरुत्व के कारण जो भी त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहाँ पर, सेंटर ऑफ अर्थ पे। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, पोल्स पे, और इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो कुछ होगा। धरती से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी। धरती के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब घटेगी। और धरती से अंदर आते जाएंगे, खड्डा खोद के, धरती में खड्डा खोद के जाएंगे तो भी कम होगी। तो ध्यान रखना चाहिए, ऊपर जाओ या धरती के अंदर जाओ, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। धरती के ऊपर जाके भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही धरती के अंदर जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जी की वैल्यू
जीरो हो जाएगी। जी की वैल्यू जीरो होने से क्या मतलब है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं? जी की वैल्यू जीरो होने का मतलब है वेटलेस होना। धरती पे अगर जी की वैल्यू कहीं जीरो या कहीं भी जी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है? भारहीन होना, है ना। जी जब जीरो हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? वेटलेस होना। वेट क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। ये ध्यान रखना, है ना। वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा जब जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसके बाद जी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लिफ्ट के ऊपर, कि लिफ्ट है, अब लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट में से एकदम टूट गई या स्पीड बढ़ा दी घटा दी, एक जैसी स्पीड में है, तो उसमें जी की वैल्यू क्या क्या होती हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाला ये है, मान लें एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट अगर टूट जाती है, अगर लिफ्ट टूट जाती है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लिफ्ट अगर टूट जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। अगर ये लिफ्ट है, मान लें नीचे की तरफ आ रही है एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन समझ रहे हैं, मतलब जो लिफ्ट आ रही है वो स्पीड के साथ नीचे बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड एक्सेलरेट तभी होगी जब स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। अब स्पीड बढ़ी तो क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नीचे आ रही है तो नीचे आ रही है तो जी भी नीचे आ रहा है, ये ध्यान रखना। नीचे आ रही तो जी भी क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, कम हो रहा है। अगर ऊपर जा रही है लिफ्ट विद एक्सेलरेशन है तो जी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है तो जी की वैल्यू भी क्या हो रही है? ऊपर ही जा रही है, मतलब बढ़ रही है। तीसरा चौथा ये आएगा, जो लिफ्ट है सेम स्पीड पे आ रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रही है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी? हाँ, सेम रहेगी, नो चेंज, है ना, सेम रहेगी, नो चेंज। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, जो ये एक्सेलरेशन है, सॉरी, ये क्या है? जीरो। ए इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब है? मतलब जो लिफ्ट है यूनिफॉर्म स्पीड में या तो नीचे जा रही है या यूनिफॉर्म स्पीड में ऊपर जा रही है, मतलब ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, एक जैसी स्पीड में ऊपर जा रही है, एक जैसी स्पीड में नीचे आ रही है, तो जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। और जी की वैल्यू कितनी रहेगी? 9.8 ही रहेगी। जी की वैल्यू कितनी रहेगी? 9.8 रहेगी। हो जाएगा ये? हाँ, फ्री फॉल में, हाँ, तो उसमें कहाँ से आपका? उस टाइम भी वेटलेस होते हो आप, आपके वेट की बात कर रहा हूँ। जो आपकी बॉडी होती है उसमें वेट नहीं रहता उस टाइम। जब फ्री फॉल होता है आप वेटलेस की सिचुएशन में चले जाते हो। यहाँ भी वेटलेस ही गिर रहे हो। वैसे भी देखोगे ना, आप लिफ्ट अगर एकदम एक्सेलरेट हो रही हो ना नीचे की तरफ, तब टूट जाए तो आप ऊपर की तरफ उठोगे, थोड़ा ऊपर की तरफ उठोगे, वेटलेस हो जाता है। हालांकि ऐसा फील मत करना कभी, बट ठीक है। ये सिचुएशन दिखा रखी है ना, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? यहाँ पे ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो में नॉर्मल वेट है, मतलब जी की वैल्यू क्या रहेगी? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन, ए दिखा रखा बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है तो आपका वेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेट भी क्या हो रहा है? बढ़ेगा। कई बार चक्कर सा भी आता है, लिफ्ट में बैठना चक्कर आएगा, होता है ऐसा कई बार। तो हो सकता है आपका वेट बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उस केस में ऐसे चक्कर आते हैं, उल्टी भी आ सकती है। फिर है आपका नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सीधा सीधा कंसेप्ट ये है, ए कम होगा तो जी भी कम होगा, है ना। नीचे की तरफ, सॉरी, ए कम नहीं हो रहा है यहाँ पे, नीचे की तरफ जो आ रही है ये लिफ्ट आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जी भी कम हो रहा है, बस ये ध्यान रखना। ऊपर की तरफ जा रही है तो एक ये क्या हो रहा है? जी बढ़ रहा है। यहाँ ये नीचे की तरफ आ रही है तो जी घट रहा है, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना। हो जाएगा? टूट गई तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा? जीरो वेट वाली, वेटलेस सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद है मास एंड वेट। मास एंड वेट के ऊपर क्वेश्चन आता है नॉर्मली।
इसके ऊपर भी क्वेश्चन क्या आता है कि कोई चीज़ है चांद पे लेके चले गए, क्या उसके मास पे कोई फर्क पड़ेगा? है ना, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मास हमेशा क्या रहता है? मास हमेशा, मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे कहीं ले जाओ, चाहे स्पेस में ले जाओ, दूसरे प्लेनेट पे ले जाओ, सन पे ले जाओ, स्पेस में ले जाओ, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। चेंज क्या होगा? वेट या भार चेंज होता है। क्योंकि वेट किसके बराबर होता है? फार्मूला, वेट का फार्मूला क्या है? m गुणा में g, है ना। ये फार्मूला भी ध्यान रखना, जो वेट का फार्मूला है वो है m गुणा में g, m गुणा में g। इसका मतलब ये क्या है? किसकी क्या है इसकी यूनिट? इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम है, न्यूटन है, कौन सी है? जो वेट है, वेट की यूनिट क्या है भाई? वेट की यूनिट हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन में आ जाए तो वेट की यूनिट है न्यूटन। वेट की यूनिट क्या है? न्यूटन, ना कि किलोग्राम। किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की। द्रव्यमान की यूनिट है किलोग्राम, वेट की यूनिट है न्यूटन। न्यूटन से मतलब यही है, इसका मतलब जो वेट है वो एक तरह से फोर्स है। फोर्स की भी यूनिट क्या होती है? वेट की भी यूनिट न्यूटन है, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है। इसका मतलब जो वेट होता है वो क्या है? एक तरह की फोर्स ही है। और जो फार्मूला हमने लिखा mg, ये क्या है? m ही तो है, एक ही जगह g ही तो है बस। ये भी तो एक्सलरेशन है और ये भी क्या है? एक्सलरेशन। दोनों एक्सलरेशन ही तो हैं। तो दोनों के दोनों में यहाँ पे g है, जस्ट वो g चेंज करेगा, क्योंकि फ्री फॉल में क्या होता है? g होता है। कोई चीज़ फ्री फॉल करेगी तो वो g होता है ना। फ्री फॉल में एक्सलरेशन इज इक्वल टू g। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बस यही है, एक चीज़ आता है, मान लिया कोई चीज़ है धरती से लेके चले गए और उसको चांद पे लेके चले गए, तो वहाँ पे उसका वेट कितना हो जाएगा? उसका वेट हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। वहाँ g ही घट के क्या हो जाता है? यहाँ पे 9.8 है, वहाँ पे कितना है? कितना है? 6 है, 1.6 ऐसा ही है कुछ, हाँ 1.61 या 1.6। ये मून के ऊपर g की वैल्यू है, ये है अर्थ के ऊपर। इससे ये भी आता, अगर मान लिया धरती पे आप 1 मीटर का जंप कर रहे हो तो वहाँ पे कितना करोगे? धरती के ऊपर आप 1 मीटर का हाई जंप कर पाते हो, ऐसे कूदे जंप करा 1 मीटर, तो वहाँ कितना कूदोगे? वहाँ पे 6 मीटर की हाइट तक आप जंप कर सकते हो, है ना। वहाँ पे कितना कर सकते हो? 6 मीटर। इसके अलावा ये भी आ जाता है, जो एटमॉस्फेयर है, धरती का एटमॉस्फेयर है, किसकी वजह से? धरती के ऊपर जो वायुमंडल है उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो धरती पे वायुमंडल है, चांद पे नहीं है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से पूरा पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो सारी गैसें यहाँ से निकल के बाहर निकल जाती, स्पेस में चली जाती, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रेशर एंड इट्स एग्जाम्पल। इससे क्या क्वेश्चन आता है? प्रेशर से क्वेश्चन आते हैं, जो रेलवे लाइंस होती है उसमें जो स्लीपर्स लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? जो चाकू होता है वो पहनना क्यों करा जाता है? कि होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन आती है इसकी आती है प्रेशर वाले कंसेप्ट की। एक होता है खुंडा चाकू। खुंडे चाकू की हिंदी में पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहेंगे, इसलिए खुंडा गया मैंने, पता नहीं क्या है, क्या कहते हैं, पता है किसी को भी? खुंडा ही है, चलो। एक तो हो गया पेना चाकू ना, तेज वाला, तेज धार वाला जो चाकू होता है वो आराम से काट देता है सब्जियों को या कोई चीज़ काटते हैं, जबकि जो खुंडे वाला चाकू है उससे क्यों नहीं कटता? क्यों? तो एरिया ज़्यादा से क्या होगा? क्या फार्मूला है? जो प्रेशर का फार्मूला है वो क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ये भी ध्यान रखना, जो प्रेशर होता है या दाब होता है किसी चीज़ पे, जो प्रेशर कितना लगेगा वो डिपेंड करता है फोर्स पे और एरिया पे। बिना फोर्स के एरिया किसी काम का नहीं है ना। फोर्स बटे में एरिया, और जो फोर्स होती है ये भी परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर समझते हैं?
90 डिग्री पे। अगर चाकू को टेढ़ा चलाएंगे तो कुछ होगा, काट तो देगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम टेढ़ा चला के देखते हैं। लेकिन एक प्रेशर ऐसे वाला हो ना दबा के, और एक होता है टेढ़ा, है ना। कोई चीज़ में यहाँ पे इसको ऐसे मार रहा हूँ और एक ऐसे मार रहा हूँ, प्रेशर कौन सा ज़्यादा होगा? ऐसे ही लगेगा ना, होगा ना। तो जो ये वाला जो फोर्स होता है, जितनी वर्टिकल फोर्स कंसीडर होती है कि 90 डिग्री पे कितनी फोर्स लग रही, वो होती है। तो परपेंडिकुलर फोर्स होती है बस ये, है ना। फोर्स बटे में एरिया रहेगा, याद ये। अब इससे कंसेप्ट क्या क्या आते हैं, जैसे इन्होंने बताया ये वाला चाकू वाला, चाकू वाले में भी अगर आप देखोगे, या मान लें सुई है, सुई भी चुभ जाती है, या इंजेक्शन लगाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हम क्या चीज़ कम करते हैं? एरिया। जो सुई होती है उसका पॉइंट देखना, बिल्कुल पतला सा होता है ना। जो पॉइंट होता है, जैसे स्किन में चुभाते हैं तो वो क्या होता है? अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि एरिया क्या हो जाता है? कम। एरिया कम होगा तो क्या चीज़ बढ़ेगी? प्रेशर। इसलिए वो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है सिरिंज। ऐसे ही चाकू वाला कंसेप्ट है। एक मैं इससे मान लो सब्जी काटना चाहूँ, कट जाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर तो, फोर्स तो बहुत लगा रहा हूँ, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे पूरा दबा रखा है, कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि फोर्स तो लगा रहे हो, बट एरिया जो हो वो ज़्यादा है ना। ये एरिया क्या है? ज़्यादा। लेकिन इसी को मैं पतला से कर दूँ, इधर से दबाऊँ तो हो सकता है दब जाए। क्या बढ़ेगा यहाँ पे? एरिया कम हो जाएगा। एरिया घटेगा तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल फिर क्या क्या आते हैं? वही ये आते हैं जो पेपर में आते हैं। एक तो चाकू वाला ही हो गया। दूसरा आता है जो बैग्स होते हैं, जैसे आप बैग लेके आते हैं, बैग की जो ये होती हैं, क्या बोलते हैं इनको भी? बादी तो ठीक है, तो मुझे ही पता है बादी है। क्या बोलते हैं? जो पट्टी सी होती है, वो पट्टी क्या होती है? चौड़ी करी जाती है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ेगा, एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो आप पे जो प्रेशर पड़ेगा वो कम पड़ेगा। अगर ये पट्टियाँ मान लें सिंपल धागा होती तो हो सकता है आपके यहाँ से हाथ ही काट देती, मतलब हाथ नहीं काटती, अंदर चला जाता है, इस तरह इतना हो सकता था। तो वो क्या करी जाती है? चौड़ी। तीसरा जो एग्जाम्पल आता है, जो रेलवे लाइन होती है उनमें जो स्लीपर्स होते हैं, जैसे रेलवे लाइन, उनमें क्या डालते हैं? ये ऐसे ऐसे देखिए, वो लकड़ियों के लगा ही रखे हैं मैंने। स्ट्रैप्स बोलेंगे इंग्लिश में ना। वाई स्कूल बैग्स हैव द वाइड स्ट्रैप्स। वाइड स्ट्रैप्स ये वाली है ना, चौड़ी होती हैं। क्यों? ताकि प्रेशर कम पड़े, है ना। क्योंकि प्रेशर कम क्यों पड़ेगा? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो क्या कम हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे चाकू का कंसेप्ट दिखा रखा है। चाकू में क्या होता है? एरिया हमें कम कर देते हैं। एरिया कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे दिखा रखा जो ट्रैक्टर्स है उनके टायर चौड़े किए जाते हैं। टायर चौड़े करेंगे तो जैसे मान ले गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी में टायर ना धसे तो उसके लिए टायर क्या किए जाते हैं? चौड़े किए जाते हैं। क्यों नहीं धसेगा? क्योंकि प्रेशर क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। प्रेशर कम पड़ेगा, नीचे कम धसेगा, इसलिए चौड़े टायर होते हैं। यहाँ पे ये होती है रेलवे के स्लीपर्स बोलते हैं, है ना। ये स्लीपर्स किस लिए बिछाए जाते हैं? जो ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी तो एक फोर्स पड़ेगी, ट्रेन आएगी तो एक फोर्स होगी या नहीं होगी? ट्रेन में कौन सी फोर्स होगी वैसे? एम जी, यही तो होगा। वेट की वजह से ही तो फोर्स पड़ेगी उसके ऊपर। जो ट्रेन आई उसका वेट ही तो फोर्स बन रही है। जो ट्रेन में कुछ मास होगा उसकी क्या होगी? एक जी से, ये उसकी इतने न्यूटन फोर्स आई। बट ये फोर्स ऐसा ना हो इसको जो ये वाली जो लाइन है इसी को नीचे धसा दे। इसको धसने से बचाने के लिए ये क्या डाले जाते हैं? स्लीपर्स डाले जाते हैं। स्लीपर्स डालने से हम क्या बढ़ा रहे हैं? एरिया बढ़ा रहे हैं, ताकि जो हमारा जो फोर्स है वो ज़्यादा एरिया पे लगे, ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ज़्यादा एरिया पे होगी तो क्या कम हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो अल्टीमेटली ये नीचे नहीं धसेंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जो इस कंसेप्ट के आते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर है? इस तरह का कुछ भी आए तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। स्कूल बैग्स वाला आपको पता है, शार्प नाइफ वाला पता है, जो खुंडा चाकू होता है उसको बोलते हैं ब्लंट नाइफ। कैसा? ब्लंट नाइफ। वाई टिप ऑफ द नीडल मेड शार्प। जो नीडल होती है उसकी जो टिप होती है, चाहे वो सुई अपना सिलाई मशीन वाली हो या वैसे अपना सुई धागा उसमें, या इंजेक्शन वाली हो। वाई प्रेशर ऑन द ग्राउंड मोर वाइल वॉकिंग देन स्टैंडिंग। ये बता सकते हैं? वाई द प्रेशर ऑन द ग्राउंड मोर वाइल वॉकिंग देन स्टैंडिंग।
अगर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये कह रहे हैं उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है। जब आप चल रहे होते तो प्रेशर ज़्यादा होता है ऑन द ग्राउंड, धरती पर जो प्रेशर पड़ रहा होता है आपका। ऐसा क्यों है? धरती पर जब आप चल रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा है। वाई द प्रेशर ऑन द ग्राउंड मोर वाइल वॉकिंग? हमारे पैर फोर्स तो नहीं बढ़ेगा, वेट तो उतना ही है। वेट आपकी बॉडी का चेंज हो रहा है। मैं 70 किलो का तो 70 किलो है, फोर्स में कोई चेंज नहीं है, फोर्स तो इतनी ही तो है ना। एरिया कम हो गया। अभी मैं 2 पैरों पे खड़ा हूँ, अभी मैं कितने पैरों पे खड़ा हूँ? 2 पैरों पे, एरिया ज़्यादा है। जब मैं चल रहा होता हूँ तो एक पैर मेरा हवा में होता है हमेशा, एक पैर कहाँ रहेगा? हवा में होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या चीज़ बढ़ेगी? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये वाला डिसीजन, ये क्या? डिप्रेशन ऑन द कुशन इज मोर व्हेन स्टैंडिंग। ये भी सिंपल है ना। आप जैसे घर में गद्दा बिछा, उस पर खड़े हो तो ज़्यादा नीचे दबेगा, लेटे हो तो कम दबेगा, ऑब्वियस है ना, क्योंकि प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। कम एरिया पर आप खड़े होते, एक ही जगह खड़े हो। वाई द, ये ब्रॉड टायर्स ऑफ द ट्रैक्टर्स, ये आपने देख लिया। वाई शूज हैव लार्ज एंड अ फ्लैट शूज? वाई शूज हैव लार्ज एंड फ्लैट शूज? स्नो वाला, मैं वही कह रहा हूँ। स्नो में ये शूज ही पड़ रहा है, स्नो है ना। बर्फ़ में जो होते हैं, जब बर्फ़ में जाते हैं तो उस टाइम पे जो शूज होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े मतलब जो नॉर्मल शूज हैं उससे भी ऐसे बड़े होते हैं, ताकि जो बर्फ़ है वो नीचे ना धसे, है ना। बहुत सारी ऐसी बर्फ़ होती है नाजुक हो, नीचे कई बार देखोगे फिल्मों में नीचे ही चला गया, देखें ऐसे नीचे ही चले गए, पानी में चले गए, फिर चिल्ला रहे हैं बचाओ। तो वैसी सिचुएशन ना हो तो इसमें जो शूज होते हैं बड़े बनाए जाते हैं। बड़े इसलिए ताकि प्रेशर क्या हो? कम पड़े और आपके धंसने के चांसेस कम हो जाएं। स्लीपर्स बिलो द रेलवे लाइन, और ये है डैम्स और बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का सिंपल ये दिखा रहा है, जैसे कोई भी घर आप देखना, कभी घर बनता हुआ देखना, उस घर में जब उसकी नींव तैयार होती है तो हमेशा चौड़ी होती है ना। नींव चौड़ी किस लिए बनाई जाती है? ताकि एरिया ज़्यादा कवर करे। ज़्यादा एरिया कवर करे, प्रेशर कम पड़ेगा, घर के धंसने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, करना है क्वेश्चन? कर लो एक, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मास ऑफ ए बॉडी इज 5 किलोग्राम एट अर्थ, व्हाट विल बी द वेट? क्या होगा भाई? क्योंकि वेट किसके बराबर होता है? mg, और m कितना है? 5 किलोग्राम, और g कितना है? 9.8, और यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन। तो कितना हो जाएगा? 49 न्यूटन। यहाँ भी ये दिखा रखा है। एक चीज़ और है, अगर आपसे पूछे वेट किससे मेजर करते हैं तो ये भी ध्यान रखना, वेट और मास किससे मापा जाता है? वेट जो मापते हैं हम मापते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। जो वेट होता है ये लटका, देखिए इस तरह की ऐसे लटका देते हैं, जो कई बार रद्दी वाले होते हैं वो लेके आते हैं इस तरह की। स्प्रिंग बैलेंस से मापते हैं वेट, और जो नॉर्मल जो बैलेंस होती है इसका नाम दे रखा बीम बैलेंस। बीम बैलेंस से मापते हैं हमें मास, और जो वेट मापते हैं वो मापते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। बैलेंस को हिंदी में कहते हैं तराजू। जो बैलेंस होती है उसको हिंदी में बोलते हैं तराजू। एक होती है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग वाली जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, और एक है हमारी बीम बैलेंस, जो बीम होता है ये वाला, इस तरह का बीम लगा होता है। तो बीम बैलेंस से मापते हैं मास, स्प्रिंग बैलेंस से मापते हैं वेट। यहाँ पे ये कंसेप्ट था एक और। अगर आपसे पूछे जो फ्री फॉल वाला पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये किया था गैलीलियो ने। सबसे पहले जो फ्री फॉल वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था किसने किया था? गैलीलियो ने। फ्री फॉल जो जी वाली जो निकाला था सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। लेकिन ये सबसे पहले किसने बताया? अगर ऊपर से एक हाथी गिरा दें और एक पंख गिरा दें, दोनों सेम टाइम पे टच करेंगे धरती को। अगर ऊपर से एक भारी पत्थर गिरा दें, ऊपर से एक भारी पत्थर गिरा दें, एक ऊपर से गिरा दें पंख, चिड़िया के पंख गिरा दें, दोनों की दोनों धरती पर एक साथ टच होंगी। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया था रॉबर्ट बॉयल ने।
ये वैसे भी ध्यान रखना, एक चीज़ भारी है एक चीज़ हल्की है, दोनों धरती पर सेम टाइम में आएंगी। धरती पर कब आएंगी? सेम टाइम पे आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भारी चीज़ है तो पहले आ जाएगी, लेकिन ऐसे लगता है कि भारी चीज़ दिमाग में ऐसे आता है, मेरे दिमाग में ऐसे आता है जैसे हाथी को गिराएंगे तो पहले गिरेगा, है ना। हाथी को गिरा दो और मैं कूदूंगा साथ में तो हाथी मेरे से पहले आएगा, ऐसा लगता है ना, ऐसे ही लगता है। हाँ, हाथी के ऊपर बैठ के आ जाओ, है ना। हाँ हाँ, कंसेप्ट वही है, लेकिन कंसेप्ट वही है। हवा बिल्कुल सही कह रहा है, हवा करेगी, लेकिन हवा क्या करेगी? जो पंख है उसको उड़ा ले जाएगी, है ना, इसलिए पंख तो नीचे पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन ये किस में करा गया एक्सपेरिमेंट? वैक्यूम के अंदर। किस में ये एक्सपेरिमेंट किया गया? वैक्यूम के अंदर। मतलब हवा निकाल दी, उसके अंदर की सारी हवा निकाल दी, तब दो चीज़ें गिराई। इसने क्या गिराया? एक तो हैमर गिराया और साथ में गिराया एक पंख। तो इसने देखा दोनों की दोनों चीज़ें धरती को जो टच कर रही हैं सेम टाइम पर टच कर रही हैं। इसका मतलब इस बात से क्या निकलता है कि बॉडी के मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी का मास कम हो ज़्यादा हो, दोनों के दोनों सेम टाइम लेंगे। अगर एक पॉइंट पे एक टाइम पे छोड़ते हैं तो सेम टाइम पे धरती को टच करेंगे। ठीक है, और क्या बचा है? फिर आगे है कंसेप्ट बायंसी का या उत्प्लावन का। क्या होता है भाई बायंसी? कभी महसूस किया है? पानी अपोजिट, बायंसी या उत्प्लावन, है ना। कभी महसूस किया डेली रिव्यूज में? कब, कैसे? पानी में पत्थर डाला तो तैरने लग जाता है। पत्थर कहाँ ऊपर की तरफ आता है? तो पानी ऊपर आ गया तो क्या हो गया? वो तो आएगा ही, है भाई। पानी ऊपर आने से कोई बायंसी थोड़ी हो गई। आने दो, किसी चीज़ में कोई चीज़ डालोगे तो ऊपर आएगी या नहीं आएगी? वो तो गेहूं में भी कोई चीज़ डालोगे तो भी ऊपर आ जाएंगे। कोई चीज़ अंदर फंसाओगे किसी चीज़ में, आपकी बॉडी में कोई मान लो बहुत सारा खाना है, खा लो तो पेट भी बाहर आ जाएगा। तो ऐसा थोड़ी बायंसी आ गई है कोई। हाँ, ज़्यादा गहरा है, मैं सिंपल ही कह रहा हूँ। उत्प्लावन या बायंसी क्या है? सिंपल, हाँ, स्विमिंग करना। ठीक है, ठीक है। डूबने के बाद तो वैसे बायंसी का पता नहीं लगता है ना, लेकिन मेनली हमें बायंसी तब महसूस होती है जब कोई चीज़ पानी ऊपर की तरफ धकाए, तभी तो पता लगती है ना। डूबने के बाद वैसे कम ही महसूस होता है। वो अलग बात, उस पत्थर को महसूस हुआ होगा, लेकिन आपको नहीं पता लगेगा। इसमें बायंसी में यही है, जो लिक्विड होता है ना, चाहे लिक्विड या फ्लूइड होता है, वैसे गैस भी करती हैं और लिक्विड भी करते हैं, सॉलिड नहीं है। केवल किस में? फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लिक्विड और फ्लूइड में क्या आता है भाई? लिक्विड और गैस आते हैं, सॉलिड नहीं आते हैं। सुना आपने फ्लूइड, है ना। फ्लूइड के अंदर क्या क्या आता है? लिक्विड और गैस। ये दोनों क्या दिखाते हैं? बायंसी। अब बायंसी होती क्या है? जैसे ये बता रहे हैं, मान लिया पत्थर डाल दिया तो पत्थर तो नीचे डूब जाएगा, लेकिन पत्थर में वेट जो होगा वो कम महसूस होगा, पत्थर को होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे घर में आप नॉर्मली देखते हो, पानी का आपने बकेट भर दी, उसमें डिब्बा डाल दिया, वो डिब्बा इसके ऊपर तैरता रहता है। डिब्बा इसके ऊपर तैरता रहता है, क्यों? वहाँ पे लग रही है इसके ऊपर बायंट फोर्स, है ना। वहाँ पे लग रही है इस पर उत्प्लावक बल लग रहा है, एक ताकत लग रही है जो इसको ऊपर की तरफ रोके हुए है, नहीं तो ये नीचे ही डूब जाता है ना। वही उत्प्लावन है। तो किसी चीज़ का तैरना, उसके ऊपर तैरने के लिए जो फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, जो पानी या लिक्विड फोर्स लगाता है, डायरेक्शन हमेशा क्या होती है ना। डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो दो फोर्स लगेंगे, एक तो फोर्स होगी नीचे की तरफ। नीचे वाली कौन सी होगी?
नीचे वाली ग्रेविटी या जो आपका वेट होगा, है ना, जो वेट वाली फोर्स होगी वो तो क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, और जो ये ऊपर की तरफ कौन सी लगेगी, बॉयंट फोर्स या उत्प्लावक बल, ये ऊपर की तरफ लगती है और वेट नीचे की तरफ। जो जीत जाएगा, है ना, जीतेगा जो, उस पर डिपेंड करते हैं। अगर ये जीत गया तो तैरती रहेगी, ये जीत गया तो डूब जाएगी। पत्थर में क्या होता है, ये वाली ज़्यादा होती है, जो प्लास्टिक या लकड़ी होती है उसमें ये वाली ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कौन सी ज़्यादा, जो ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ की या जो भी आपने वस्तु ले रखी है उसकी पोजीशन होगी। तो बायोंसी जो होती है, आपको समझ में आ होगा बायोंसी है क्या। वैसे सबको पता है, वो अलग अलग एग्जाम्पल अलग दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो बायोंसी होती है वो डिपेंड किस पे करती है। दो फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर बायोंसी या बायंट फोर्स डिपेंड करती है। जो ऊपर की तरफ ताकत लग रही है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जिस पे बायंट फोर्स डिपेंड करती है। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं कि बायंट फोर्स आपकी बढ़ेगी या घटेगी, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ है वॉल्यूम, किसका, लिक्विड का वॉल्यूम या ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी आपने बॉडी ली है, पानी के अंदर जो भी बॉडी डालने वाले हो, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बायंट फोर्स कम हो गया ज़्यादा। वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो बायंट फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर वॉल्यूम कम होगा तो बायंट फोर्स ओबियस है कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। डेंसिटी को हिंदी में कहेंगे घनत्व। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी बायंट फोर्स या जो बायोंसी है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। डेंसिटी अगर बढ़ेगी लिक्विड की तो यहाँ पे अगर मान लिया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ रही है तो बायंट फोर्स बढ़ेगी या घटेगी। डेंसिटी है लिक्विड की, लिक्विड मतलब जो इसमें डिब्बे में बकेट ले रखी है, इसके अंदर जो लिक्विड डाल रखा है उसकी जो डेंसिटी है, अगर ये डेंसिटी ज़्यादा है तो बायंट फोर्स ज़्यादा होगी। डेंसिटी से मतलब वो चीज़ ज़्यादा भारी है ना, डेंसिटी से मतलब क्या है, कोई चीज़ ज़्यादा भारी होना। और डेंसिटी कम होगी तो बायंट फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब अगर मैं सिंपल पूछूं, जैसे घी है और एक पानी है, किसकी बायंट फोर्स ज़्यादा होगी। एक घी है हमारे पास, आपने पिघला रखा है, पूरा लिक्विड बना रखा है ना। डेंसिटी किसकी ज़्यादा है वैसे, डेंसिटी घी की ज़्यादा है, घी की डेंसिटी ज़्यादा है भाई। हाँ, पानी की डेंसिटी कहाँ है, तैरता है, पानी के अंदर तैरता है वैसे तो कम है। फिर इन्होंने डाउट क्रिएट कर दिया वैसे ये तो, है ना। वैसे जो घी है तैरता ही है ना, मक्खन भी तैरता रहता है ना। ठीक है भाई, फिर तो सही है, कंसेप्ट सही है। लेकिन देखना है, पता नहीं, वैसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे भारी होगा। ठीक है, तेल भी तैरता रहता है वैसे, है ना। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, घी को हटा देते हैं, मरकरी ले लेते हैं ना, मरकरी को ले लेते हैं। वैसे भी क्वेश्चन में घी कभी नहीं आता, मरकरी ही आता है। जो क्वेश्चन में आता है हमेशा मरकरी आता है, घी तो मैंने वैसे ही घुसा दिया, है ना। मरकरी की डेंसिटी क्या है, मरकरी की डेंसिटी किससे ज़्यादा है, वाटर से, है ना। तो बायंट फोर्स किस में ज़्यादा होगी, बायंट फोर्स किस में ज़्यादा होगी, है ना। मरकरी के अंदर बायंट फोर्स ज़्यादा होगी, पानी के अंदर बायंट फोर्स कम होगी। यही कारण है इसके क्वेश्चन आता है, जो स्टील की बॉल होती है, स्टील की बॉल पानी में डूब जाती है जबकि मरकरी में तैरती रहती है। तो इसका कंसेप्ट क्या आता है, क्या आंसर आता है वैसे इसका, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये जो स्टील की बॉल है वो पानी में तो डूब जाती है, लेकिन स्टील की बॉल को मरकरी में डालते तो तैरने लग जाती है।
तो वहाँ पे आता है जो मरकरी की डेंसिटी या घनत्व वो ज़्यादा होता है, पानी का घनत्व कम है, मरकरी का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए उसके ऊपर वो तैरती रहती है। तो आपको ये पता लग गया जो बाइंड फोर्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है। और बाइंड फोर्स हमारी किस में काम आएगी? तैरने के लिए काम आएगी। वैसे भी आप तैरते हो, जब आप तैरते हो क्या खड़े खड़े तैरते हो? कोई खड़ा खड़ा तैर लेता है? वैसे क्या होता पता नहीं, बतेरे ऐसे ही खड़े रहते हैं एक जगह, वो क्या होता है? हाँ भाई तैरे हो? नवीन तैरा है। कैसे तैरते हैं भाई? खड़े होकर तैर लेते हैं? मैंने ऐसे देखा जैसे कई जगह ना एक ही जगह खड़े रहते हैं, वो कहते हैं हम यहीं खड़े हैं, वो खड़े होते हैं, खड़े होते हैं भाई, चल रहे होते हैं। नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है कि ऐसे लेट के ही होता है, वैसे सीधे खड़े होते हैं। नहीं, मोमेंट पैर हिलते रहते हैं नीचे, है ना, हाथ पैर। अच्छा ये बताओ, आप एक बार लेटे हो और एक बार खड़े हो, तो आपकी बाइंड फोर्स किस पे ज़्यादा लगेगी? बाइंड फोर्स किस केस में ज़्यादा लगेगी? एक तो आप पैर आप खड़े हुए पानी में और एक आप लेटे हो उसके ऊपर। अभी फिर ये दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, इसका फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ पे हम बेसिकली ऐसे करने के बाद अपना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, है ना, जो ऐसे फैला रहे हैं, फैला के हम क्या बढ़ा रहे हैं? अपना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम से क्या होगी? बाइंड फोर्स से ज़्यादा लगेगी और तैरने में क्या करेगी? हेल्प करेगी उस केस में। ठीक है। दूसरा डेंसिटी का है। इसके बाद हमारा आगे जो फैक्टर है ये क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या दिया था भाई? जितना आर्किमिडीज साहब ने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट दी थी। क्या कह दी? मान ली ये पानी है ना, इस पानी के अंदर कोई भी क्या डालोगे? ऑब्जेक्ट डालोगे, कोई भी चीज़ डाल दी, मान लिया बॉल ही डाल दी, ये बॉल डाल दी, ये पानी पूरा भरा हुआ था पहले ही, तो इसमें से पानी निकलेगा, है ना, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? तो इसमें से जितनी ये बॉल थी उतना पानी या नीचे आ जाएगा कुछ, है ना, इसमें आ जाएगा। तो इसने ये कहा, क्या कहा? पहला जो इसने कंसेप्ट दिया, जितना इसका वॉल्यूम है ना ऑब्जेक्ट का, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी जो बाहर निकला उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब आयतन, है ना, जितना इस बॉल का आयतन है उतना ही आयतन किसका है? पानी का। तो इस तरह से हम अगर देखा जाए तो अगर मैं किसी चीज़ का आयतन निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। समझ में आया ये? क्या मेरे को इसका आयतन निकालना हो चेयर का या इसका प्रोजेक्टर का, निकाल सकता हूँ इससे, है ना। क्या करना पड़ेगा? एक भरी हुई बाल्टी लो, भरी हुई बाल्टी में इसको डाल दो, डालने के बाद जितना पानी निकले, पानी को माप लो, पानी को मापने के बाद बता दो हाँ 5 लीटर, तो कहते 5 लीटर का है, ठीक है। ऐसा ही निकलेगा भाई। ऐसे ही हम खुद का निकालना तो खुद का भी निकाल सकते हैं, या नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये कंसेप्ट दिया आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने बताया देखो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी है जिनका वॉल्यूम निकालना सारी जगह आपके ये ऐसे थोड़ी लग जाएंगे फार्मूले, ये लग जाएंगे सारी जगह भाई। ये फार्मूले क्या सारी जगह लग जाएंगे? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, है ना। बहुत सारी चीज़ें, पत्थर ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े, पता नहीं कैसे कैसे, है ना। उनका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? उनका वॉल्यूम अगर निकालना तो सिंपल तरीका ये भी है। क्या हो गया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? या ख़त्म करें? जाग रहे हैं सारे? मेरे साथ ही हैं? तो आपस में क्या बातें कर रहे हो फिर, है ना। ऐसे आवाज़ें आ रही हो, घुटरों को नहीं करते जैसे कबूतर कई बार, तो ऐसे हो रहा है बीच बीच में। तो इसमें क्या है देखो, वॉल्यूम निकालना हो तो सीधा सीधा क्या है, ये समझ में आया कैसे वॉल्यूम निकलेगा? तो ये चीज़ किसने बताई थी? आर्किमिडीज ने बताई थी, अगर वॉल्यूम निकालना है किसी चीज़ का। दूसरा इसने क्या दिया? दूसरा क्या दिया? जो ये बाहर पानी निकला इसका वेट होगा या नहीं होगा?
इसको जाके अपना तराजू में जाके या ताकड़ी में जाके इसको तोल लो, इसका क्या निकलेगा, एक वेट। ये वेट होगा बराबर है बॉयंट फोर्स के बराबर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसने दिया, जो भी वेट उसका पानी का डिस्प्लेस्ड वाटर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट होगा बॉयंट फोर्स के बराबर। समझ में आया ये? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बराबर है बॉयंट फोर्स। इससे पहले हमें ये तो पता था कि बॉयंट फोर्स कुछ होती है ना, पानी जो होता है कुछ ऊपर की तरफ बल लगा रहा, कुछ ताकत लगा रहा है, लेकिन कितनी लगा रहा है, वो कितनी लगाने का जो कंसेप्ट दिया था सबसे पहले किसने बताया, कितनी एक्चुअल में लग रही है, वो किसने बताया, आर्किमिडीज ने बताया कि हाँ ठीक है, बॉयंट फोर्स तो सबको पता था, कुछ ना कुछ तो कोई ताकत लग रही है जिसकी वजह से चीज़ें तैर रही हैं। आप पानी में हाथ डालते ऊपर की तरफ ताकत लगती है ना भाई, लेकिन कितनी लग रही है वो चीज़ किसने बताई थी, आर्किमिडीज ने, और उसका फार्मूला दिया। तो इसने ये दिया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट मतलब mg है ना, वेट क्या होता है, mg होता है नहीं होता भाई, वेट किस में मापते हैं हमें, mg, मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जो भी mg होगा वो किसके बराबर होगा, बॉयंट फोर्स के, और बॉयंट फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और mg की भी इसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो बॉयंट फोर्स इतने न्यूटन हम निकाल सकते हैं कितनी ताकतें लग रही है। हो जाएगा ये दिया था आर्किमिडीज साहब ने। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसने बताया कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट दिया था इसने डेंसिटी निकालने के लिए। जैसे ये कह रहे हैं घी की डेंसिटी कम होती है, ज़्यादा होती है, अगर इस तरह की जो डेंसिटी निकालनी है, मेरे को इसकी डेंसिटी निकालनी है, इसकी कितनी डेंसिटी है, तो डेंसिटी निकालने का इसने कंसेप्ट कैसे दिया, 2 मिनट लूँगा फटाफट देखना कैसे है, वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन निकालते कैसे, इसने कैसे बताया वो है। इसने ये बताया यही चीज़, मान लिया यही है, पानी का पूरा बर्तन भरा हुआ है ना, ऐसे ही भरा हुआ, इसमें कोई चीज़ डाल दी, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया कोई भी, इसमें से पानी निकलेगा, पानी तो निकलेगा, डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, तो हमें पता लग जाएगा कितना बार जो पानी निकला उसका एक वॉल्यूम होगा या नहीं होगा, निकलेगा वॉल्यूम, है ना। ऐसे ही फिर मैंने दूसरा ले लिया, इसमें भी क्या कर दिया, पूरा ही भर दिया, और इसमें भी दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दिया, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, इससे भी पानी निकलेगा, तो ये क्या होगा, V2 हो गया नहीं होगा भाई, एक वॉल्यूम यहाँ निकले, एक वॉल्यूम यहाँ निकलेगा। लेकिन मैंने दोनों यहाँ में ले लिया, मैंने गोल्ड का ले लिया एक गोला, यहाँ पे ले लिया चांदी का ले लिया, सिल्वर ले लिया। अब मेरे को देखनी है इनकी डेंसिटी किसकी ज़्यादा है और दोनों की क्या रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रिलेट करना, है ना, यही तो होता है, रिलेटिव समझते हैं। जैसे ये मेरे रिलेटिव हैं भाई, ये मेरे रिलेटिव हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों रिलेट कर रहे हैं, तो इसको रिलेट करना, दोनों को सिंक करना, एक दूसरे से बताना इनके बीच में क्या रिलेशन है, 2/3 का रिलेशन है, 1/2 का है, 1:1 है, तो वो होता है रिलेशन। यहाँ पे 1 किलो सोने की बॉल डाल दी, यहाँ पे 1 किलो चांदी की बॉल डाल दी, यहाँ से पानी निकलेगा, निकल गया, यहाँ से पानी निकलेगा, निकल गया, एक वॉल्यूम आ गया। हमें अब ये पता है जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मास बटे में वॉल्यूम। पता है इसका डेंसिटी किसके बराबर होती है, हमेशा मास बटे में वॉल्यूम। अब मैंने ये पता है मास तो मैंने दोनों 1-1 किलो के ले रखे हैं, दोनों 1-1 किलो के ही तो हैं, कोई डाउट है इसमें, ये भी 1 किलो ले रखा है, ये भी 1 किलो ले रखा है, चेंज क्या है, केवल वॉल्यूम में। तो यहाँ पे मैं सोने की अगर डेंसिटी निकालनी है गोल्ड की, तो मुझे पता है 1 बटे में जो भी वॉल्यूम आया V गोल्ड, और दूसरे का क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर मास बटे में वॉल्यूम। मुझे ये पता है 1 किलो ये ले रखा है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर। तो मैं इनका रिलेशन निकाल सकता हूँ, सीधा आटा बटा कर दो, डेंसिटी ऑफ गोल्ड डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। मुझे इसका भी पता है क्योंकि मुझे पता है कितना पानी निकला, ये वॉल्यूम है, इसका ही पता है कितना वॉल्यूम है, ये मान लिया 1.5 लीटर है, ये मान लिया 1 लीटर है, ये मेरा 1.5 लीटर है, तो 1.5/1, तो कितने हो जाएगा रेशो, 3/2 हो जाएगा। तो इसने ये दिया था आर्किमिडीज ने कि हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है, कुछ नोट कर सकते हैं करना चाहें तो।
रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो, आपने देख लिया कैसे निकाल सकते हैं, है ना। हम क्या निकाल सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा दे रखा हाइड्रोमीटर, इसी के ऊपर बेस्ड है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं हमें, हाँ भाई हाइग्रोमीटर अलग होता है, एक होता है हाइग्रो, एक होता है हाइड्रो। हाइग्रो अलग होता है, इससे तो मापते हैं ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, नमी मापते हैं हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से मापते हैं डेंसिटी, वो भी रिलेटिव डेंसिटी। क्या मापते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट घनत्व, है ना। विशिष्ट घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी किससे मापते हैं हमें, हाइड्रोमीटर से। कौन सी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट घनत्व, किसके विद रेस्पेक्ट मापते हैं, पानी के। पानी का घनत्व हमेशा होता है 1, पानी का जो डेंसिटी होती है कितनी होती है, 1। 1 से क्या मतलब है, जितने लीटर, जैसे 1000 लीटर आया, 1000 ही नीचे आया, मास बटा वॉल्यूम, मतलब 1000 किलो और 1000 लीटर पानी दोनों का क्या होगा, बराबर होंगे। अगर 1000 लीटर की टंकी ले रखी है तो उसमें 1000 किलो पानी आएगा, समझ में आया ये। अगर 1000 लीटर की टंकी ले आए पानी की आप, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 किलो। इसलिए हमेशा ये कट जाता है, और इसकी डेंसिटी क्या आती है पानी की, 1 आती है। समझ में आया भैया। तो पानी की डेंसिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज़ की निकाली जाती है पानी के विद रेस्पेक्ट में। पानी की तो हमें पता है 1 है। अब मान लें मरकरी की मैंने लिख दिया, मरकरी की जो डेंसिटी है हाइड्रोमीटर ने मेजर करी 2.5। इसका मतलब क्या है, 2.5 का मतलब है पानी से कितने गुना है ये, 2.5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, अगर 1000 लीटर की टंकी लेके आओगे तो उसमें 2500 किलो वो आएगा मरकरी। ये समझ में आया ये। अगर उसमें मरकरी डालोगे तो उसमें 2500 किलो आएगा, जबकि पानी कितना रहा है, केवल 1000 किलो। इसका मतलब भारी कौन है, मरकरी ज़्यादा भारी है, उसी स्पेस में वो ज़्यादा आ रहा है। इतने आयतन के अंदर कौन ज़्यादा आ रहा है, मरकरी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब ऐसे है, अगर आपने पढ़ा हो तो न्यूट्रॉन जो स्टार होते हैं ना, सुना है न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जैसे ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल तो सुना होगा ना। ऐसे एक कंसेप्ट आता है न्यूट्रॉन स्टार का। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी इतनी कहते हैं, अगर 1 चम्मच ले ली ना आपने, 1 चम्मच उसकी, मान ले न्यूट्रॉन स्टार है, उसमें से 1 चम्मच आपने भर ली, तो उसका वेट इतना, उसका भार इतना पूरे माउंट एवरेस्ट का है। मतलब इतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी है न्यूट्रॉन स्टार के अंदर। 1 चम्मच, 1 स्पून आपने उसमें से भर के ले लिया, उसका जो भी मैटर है, उसका भार कितना, वेट कितना, जितना पूरा माउंट एवरेस्ट है ना, उतना है। तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई। डेंसिटी ये चीज़ बताती है कि सेम वॉल्यूम के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा आ रही है। बस एक बर्तन है, उसके अंदर कौन सी चीज़ कम आ रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा आ रही है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा आ रही है तो उसकी डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। सेम एक बर्तन ले रखा है, एक गिलास के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा आएगी, कोई चीज़ कम आएगी। जैसे एयर है, गिलास है, उसमें एयर भरी है या नहीं भरी है। एक गिलास है, क्या खाली है, देखने में खाली है, पर उसके अंदर क्या भरा हुआ है, जो एयर है वो भरी हुई है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि डेंसिटी बराबर है मास बटे में वॉल्यूम। वॉल्यूम तो गिलास का उतना ही है, वॉल्यूम तो यही तो आयतन है इसका, लेकिन चीज़ क्या चेंज हो रही है, मास। एयर का मास कितना हो सकता है, 1 ग्राम ही है पूरे के पूरे में, लेकिन इसी में पानी डालोगे तो और ज़्यादा आएगा। वो कितना हो सकता है, 1000 ग्राम आ जाए या 100 ग्राम आ जाए। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, पानी की ज़्यादा होगी। गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सेम आयतन के अंदर जो मास है वो कम या ज़्यादा आता है। जैसे मैंने बताया न्यूट्रॉन स्टार के अंदर अगर 1 गिलास भरेंगे तो हो सकता है पूरी धरती के बराबर हो जाए। चलो कोई नहीं, आप सीधे सीधे याद करो, ज़्यादा ऊपर जा रहा हो तो कहीं पता नहीं। टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, इसी के ऊपर बेस्ड हैं। लैक्टोमीटर इसी के ऊपर बेस्ड हैं।
और इन डिजाइनिंग द शिप्स एंड सबमरीन हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। लैक्टोमीटर का सबको पता होगा ना, दूध की शुद्धता क्या होती है वैसे, उसमें मान लिया आपने कुछ वैसे डाल दिया, चीनी विनी डाल दी, बता देगा शुद्धता से वैसे क्या समझते हैं? फैट ही बताता है बेसिकली, है ना, फैट बताता है, डेंसिटी बताता है, पानी से कितना भारी है, बस इतना ही बताता है, डेंसिटी बताता है। वो भी क्या बताएगा, उसकी जो लैक्टोमीटर है वो भी क्या बताएगा, कितनी फैट है, यही तो बताता है। ज़्यादा फैट होगी ज़्यादा रुपये दे देगा दूध, यही तो करते हैं। कम फैट होगी तो कम देगा, बस इतना ही होता है। तो वो क्या बताता है, उसमें फ़ैट कितनी है। ठीक है भाई, हो जाएगा, ये हो गया ये चैप्टर ख़त्म। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड सिंक, ये सबको पता लगा या नहीं लगा भाई? कोई बता सकता है कोई चीज़ डूबती क्यों है? एक तो होता है कोई तैरना ही ना चाहे, है ना, कोई मरने के लिए जाए। वैसे जिसको तैरना आता वो मर जाएगा, हैं? वैसे तैरने वाला पता नहीं, जब मरने लगते हैं ना वो तैरने की कोशिश कर ही लेगा, है ना। मरेगा वही पानी में, वही कूदेगा जिसको तैरना ना आता हो। वैसे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो तैरना ना चाहे तो तैरना नहीं भी चाहेगा ना, ये इसमें वो नहीं लगेगा जो सांस घोटने वाला काम है। अगर कोई मरना चाहेगा, जिसको तैरना भी आता और वो चाहे मुझे मरना है तो मर सकता है। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड सिंक, कोई बता सकता है कोई चीज़ क्यों तैरती है? एक तो सिंपल ये डेंसिटी वाला कंसेप्ट है ना। दूसरा आपसे अगर ये डेंसिटी वाला ना दे तो आएगा बॉयंट फोर्स वाला। तो दो चीज़ें आती हैं, अगर आपको तैरने की बात करें तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, या तो डेंसिटी का कंसेप्ट के ऊपर आएगा ऑप्शन में, है ना, या तो आएगा जो चीज़ तैरेगी उसकी डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। जो चीज़ तैर रही है उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये ध्यान रखना, जो चीज़ फ्लोट करेगी वो ऊपर होगी, उसकी डेंसिटी भी कम होगी, और भारी चीज़ हमेशा क्या होगी, नीचे होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो लो डेंसिटी होगी, जिसकी भी डेंसिटी मान ले पानी की टर्म में बात करें, वाटर की डेंसिटी से कम होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होगी, वो क्या करेगी, पानी में तैरेगी। लेकिन जिसकी डेंसिटी इक्वल होगी, इसकी डेंसिटी मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, तैरेगी बट पूरी डूब के तैरेगी। समझ में आया? ये तैरेगी बट पूरी की पूरी सबमर्ज्ड होगी। एक टर्म आती है सबमर्ज्ड, है ना, पूरी तरह से मर्ज्ड नहीं होगी, मतलब डूब जाएगी पूरी, लेकिन नीचे नहीं जाएगी, तली में सिंक नहीं होगी। क्या करेगी वो, सबमर्ज होगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, इक्वल में। और ग्रेटर होगी तो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी तो क्या करेगी वो, सिंक हो जाएगी, डूब हो जाएगी। ये तो हो गया डेंसिटी का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आता है बॉयंट फोर्स का, जो हमने पहले ही देखा था। अगर बॉयंट फोर्स जो वेट है, जो भी डिस्प्लेस्ड, जो वेट ऑफ द बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी आता है ना कि डिस्प्लेस, वेट ऑफ बॉडी से ज़्यादा है ना। दूसरा कंसेप्ट यह आता है अगर बॉयंट फोर्स या उत्प्लावक बल वेट ऑफ द बॉडी से ज़्यादा है तो वो चीज़ तैरेगी। इक्वल में वही आ जाता है, तैरेगी बट पूरी डूब के तैरेगी, और बॉयंट फोर्स कम हो जाएगी तो डूब जाएगी, सिंक जाएगी। हो जाएगा ये भी। ये दो कंसेप्ट हैं, डूबने के, तैरने के भी बता दिए, डूबने के भी बता दिए, ये वाले हैं। अच्छा, ये होता है जैसे मान लें नॉर्मल है, जैसे कई बार ये होता है जो सुई होती है वो डूब जाती है, जहाज होता है वो तैरता रहता है तो स्टील का, लोहे का, फिर भी क्यों, एरिया क्या, इसमें भी कंसेप्ट डेंसिटी का आएगा। वैसे जब आप पढ़ोगे ना इसमें, जब आंसर आएगा तो इसमें भी कंसेप्ट आएगा डेंसिटी का। डेंसिटी मान लिया एक सिंपल आप गिलास ले लो,
जो गिलास होता है वो क्यों तैरता रहता है? जो डेंसिटी होती है, मैंने बताया मास बटे में वॉल्यूम, यही होता है, नहीं होता? जो सुई होती है उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। जो सुई होती है, वॉल्यूम सबको पता है भाई, है ना? आयतन का तो पता है क्या चीज़ होती है ना? तो वॉल्यूम सुई का कम होता है, जबकि आप शिप की बात करोगे तो उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जो शिप होता है ना, पूरा पूरा ऐसे खाली होता है और इसमें अंदर क्या भरी होती है? एयर। ऐसे ही तो होता है, खाली होते ना खोखले। अगर इसके ऊपर पानी भर दें, यहाँ पे भी अंदर पानी भर दे तो डूब जाएगा? डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, मास तो ठीक है बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ के साथ क्या कम कर रखा है इसका? क्या बढ़ा रखा है? वॉल्यूम बढ़ा रखा। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या चीज़ कम हो जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो ये तैरेगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी कंसेप्ट डेंसिटी का ही है। जैसे मान लिया बोट जा रही है, कि कोई भी नाव है, उसके अंदर 4 बंदे बैठे हैं, 2 बंदे और बैठ गए, तो नाव नीचे जाएगी? जाएगी या नहीं जाएगी? डूबेगी, है ना? डूबने के चांसेस कम है, वो डिपेंड करता है, तो बाद की बातें हैं। 2 बंदे उस पर जैसे ही बैठेंगे, मान लिया पानी है और इसके ऊपर नाव है, यहाँ पे 4 थे, 2 और बैठ गए, तो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। नीचे होने से क्या हो जाएगा? नीचे होने से क्या होगा? बॉयंट फोर्स इसके ऊपर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बताओ क्यों बढ़ी बॉयंट फोर्स? ये थोड़ी सी नीचे गया तो बॉयंट फोर्स इस पे बढ़ेगी। क्यों? बॉयंट फोर्स 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज हुई? डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज हुई? कहाँ होगी? पानी तो वही है। चेंज क्या हुआ है? केवल वॉल्यूम। जो ये बोट थी पहले इतना हिस्सा डूबा, इतना वॉल्यूम इसका टच कर रहा था, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? थोड़ा सा और नीचे आए तो ज़्यादा टच कर रहा है। क्या बढ़ा? केवल वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ने से बॉयंट फोर्स बढ़ती या नहीं बढ़ती? पहला ही मैंने बताया 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है बॉयंट फोर्स। वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बोट ही तो तैर रही है, तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? बॉयंट फोर्स बढ़ेगी। तो बॉयंट फोर्स बढ़ेगी, जो भी इसमें वेट आए उसको बैलेंस कर लेगी। यही तो हुआ है, तभी तो इसको वेट को बैलेंस करेंगे। अब इसमें 10 और बैठ गए, ठीक है, पूरी हो गई, पूरी डूब गई, इतनी हो गया। अब बॉयंट फोर्स होगी इसमें, जितना भी वेट था उसके बराबर हो गई है। अब एक बंदा और बैठ गया, क्या होगा? एक बंदा और बैठ गया, क्योंकि जितना ये वॉल्यूम बढ़ा सकती थी इसने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया, मैक्सिमम बॉयंट फोर्स पहुंच चुकी है। अब एक बंदा और बैठेगा तो क्या होगा? वेट ज़्यादा हो जाएगा। किससे? बॉयंट फोर्स से। जो उत्प्लावक बल जितना भी मैक्सिमम जा सकता था वो हो लिया, अब उसकी लिमिट आ गई, और ज़्यादा वेट होगा तो ये डूब जाएगा। ऐसी घटनाएं आपको सुनती होंगी, है ना? सुनते हैं ऐसे, नाव पलट गई या नाव डूब गई, उसमें इतने लोग मारे गए, तो कहीं ना कहीं ओवरलोडेड होती होंगी वो, है ना? ओवरलोड होंगी तो वो फिर डूबने के चांसेस उनके हैं ही। यहाँ तो कोई डाउट? डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी मैंने बता दिया, है ना? समझ में आ गया? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, नॉर्मली जो रिलेटिव डेंसिटी होती है हम मेजर करते हैं पानी के विद रेस्पेक्ट में, क्योंकि पानी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? पानी की होती है 1, इसलिए जितनी भी रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं हम पानी से निकालते हैं। कुछ डेंसिटी दिखाता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए, बस लास्ट स्लाइड है। जिससे थोड़ा आपको आइडिया होगा बेसिकली। ये टेबल अगर आपको समझ में आ गई है तो इसका मतलब सब समझ में आ गया है। यहाँ पे दे रखी रिलेटिव डेंसिटीज, पानी की है 1, दिख रही है अभी वाटर की डेंसिटी, यहाँ पे दे रखा है, वैसे यहाँ पे दिखा रखा है 1000 किलो 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, मतलब लंबा चौड़ा ऊंचा 1 मीटर का क्यूब बना दें तो उसके अंदर कितना पानी आएगा? 1000 किलो। यही तो है या नहीं? अभी ये बर्तन बना दिया हमने, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, उसके अंदर पानी आएगा 1000 किलो, जबकि बाकी जो चीज़ें दे रखी वो इतने इतनी आएंगी। दिख रहा है? सोना कितना आ जाएगा उसी के अंदर?
19,300 किलो सोना आ जाएगा। इसमें जिसमें पानी केवल 1,000 किलो आ रहा था, उसमें सोना कितना आ जाएगा? 19,300 किलोग्राम क्या आ जाएगा? सोना आ जाएगा उसी बॉक्स के अंदर, सेम बॉक्स के अंदर। तो समझ में आ रहा है डेंसिटी का कंसेप्ट? समझ में आ रहा है? तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? सोने की ज़्यादा होगी। कितने गुना ज़्यादा होगी? 19.3 टाइम्स ऑफ द वाटर डेंसिटी। जबकि मरकरी कितना है? 13,600। इसका मतलब मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी है 13.6। समझ में आ गया ये? चलो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी के अंदर, ये वाली चीज़ें सारी डूब जाएंगी जो इससे नीचे वाली हैं, और ऊपर वाली चीज़ें है ना, जिनकी डेंसिटी पानी से कम है, वो क्या करेंगी? फ्लोट करेंगी, तैरेंगी। मेरे ख्याल से तो बतेरा हो गया, या लास्ट चैप्टर भी करना है? बहुत हो गया ना। ठीक है, ये निकालना, एक न्यूमेरिकल निकाल लो, देख लो निकाल सकते हो, निकाल लो। ये आएगा भी नहीं वैसे। ये निकाल के दिखा दो, अगर ये निकाल ले तो समझ में आ गया। अगर ये निकाल लिया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। कुछ तो निकाल ही नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। क्या हो गया भाई? निकाल लिया? मास कितना होगा? और है ना, मास ऑफ ए बॉडी इज 5 किलोग्राम एट अर्थ। तो मास मून पे कितना हो जाएगा? क्योंकि मास तो कभी भी चेंज होता ही नहीं है। मास तो जितना है यहाँ पे उतना ही कहीं भी ले जाओ, है ना, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी घूम लो, मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वेट जो है ये कितना हो जाएगा? m इंटू जी। और मास कितना है? 5 किलो। और जी की वैल्यू वहाँ पे कितनी है? 1.6। तो कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन, है ना, कि किलोग्राम। क्या होगा? 8 न्यूटन। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।